नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हो अर्थनीति विद राहुल। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपके पॉकेट और आपके पोर्टफोलियो दोनों को हिला सकता है। क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश करने वाले हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो ऑयल का प्राइस जो ऑलरेडी बढ़ चुका है ये और भी बढ़ने वाला है? क्या हो सकता है? और इसके साथ आपको अभी भी आप इस सिचुएशन पे अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेनली इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को लाइक करके मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आ पाऊँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। देखिए, सबको शायद अभी तक पता चल गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। वार के बाद बहुत लोगों को पता था नहीं कि ये जगह क्या है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी सभी को पता चल चुका है। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा एरिया है जिसके थ्रू ऑयल एक्सपोर्ट होता है मेनली गल्फ कंट्रीज से। और जहाँ से ये जो वार के वजह से ईरान ने क्या किया है कि उस स्पेसिफिक जगह को ब्लॉक कर दिया है और ये बोला है कि अगर कोई भी वेसल यहाँ के थ्रू ऑयल लेकर जाना चाहता है तो उस टाइम पे वो उसके ऊपर हमला कर देगा या उसको रोक देगा। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो बाकी का कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज, जो सभी लोग उसके उस एरिया के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे, तो सभी का ब्लॉक हो चुका है। तो पहले तो ये वॉर के वजह से ये हुआ। अभी का प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यूएस ने भी जो हॉर्मुज से निकल के जो बाहर की तरफ जब वेसल्स आता है तो ईरान ने क्या अलाउ किया था कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को बोला था कि जैसे चाइना को कि ठीक है आप वेसल लेकर जा सकते हो। लेकिन अभी यूएस ने क्या किया है कि सभी को ब्लॉक कर दिया है, बोल रहा है कि कोई नहीं आ पाएगा। अगर कोई ईरान छोड़ भी रहा है और वो वेसल बाहर की तरफ आके चाइना की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो यूएस ने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो बोल रहा है कि अगर तुम आ चुके हो तो विल अटैक यू, अदरवाइज यू गो बैक टू जहां से तुम आए हो, पीछे चला जाओ। तो इस टाइप का सिचुएशन पे अभी ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो आपको शायद पता है कि ऑलरेडी ये सीज फायर हुआ है, लेकिन ये सीज फायर कन्फर्म नहीं है। थोड़ा बातचीत भी कोशिश किया गया है, पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, पता नहीं कितना हो पाएगा, बट एक दो बार तो ये ऑलरेडी शेड्यूल होने के बाद भी ठीक से हो नहीं पाया, कोई सोल्यूशन आया नहीं, क्योंकि ईरान का जो मानना है वो और जो वो लोग चाहते हैं वो यूएस दे नहीं रहा है और यूएस जो चाहते हैं वो ईरान मान नहीं रहा है। तो इस टाइप का सिचुएशन पे अभी के लिए जो सिचुएशन है कि वॉर अभी रुक नहीं रहा है। अभी के लिए रुका हुआ है लेकिन वॉर खत्म हो नहीं रहा है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि उसका जितना भी नुकसान हुआ है उसको थोड़ा बहुत रिकवर करने का। उसके साथ उसका वार के लिए जिस टाइप का इक्विपमेंट या मिसाइल्स वगैरह चाहिए, तो ये जो टाइम उसको मिल रहा है इसमें वो नए नए चीज़ बना भी रहा है। क्योंकि देखो, हर एक मशीनरी जो भी फैक्ट्रीज है उसका एक लिमिटेशन होता है, तो आप इमीडिएटली तो उसको बढ़ा नहीं पाओगे। तो जितना भी हो पा रहा है कुछ एडिशनल वो उसकी इन्वेंटरी में लगा रहा है, ऑब्वियसली उसको ऐड कर रहा है और उसको और भी ज़्यादा प्रिपरेशन ले रहा है वार के लिए। और यूएस क्या कर रहा है कि यूएस ग्राउंड इन्वेशन का भी एक बात सुनने में आ रहा है कि यूएस ने बाकी का जो गल्फ कंट्रीज है जहाँ पे यूएस का बेस है वहाँ पे उसका फोर्सेस बढ़ा रहा है। तो ये बात तो सही अभी तक कंफर्म है नहीं कि वॉर अभी भी रुकने वाला है या नहीं है। तो आपको ये समझ गए होंगे कि इन सिचुएशन पे ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट ऊपर की तरफ कब जाएगा। हो सकता है कि इमिडिएटली सीज फायर जो हुआ है वो फाइनल कंफर्मेशन में आ जाए और वॉर बंद हो जाए। अगर इस टाइप का होता है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरफ जाने का हाई चांसेस है। लेकिन अगर नहीं होता है और भी कुछ दिन या कुछ महीने या साल भी हो सकता है, तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम बाद हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए, लेकिन एक जगह पे वो स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि
कोई भी इफेक्ट, अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो वो कोई भी इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस जो ग्लोबल मार्केट सिनारियो है वहाँ पे कोई भी किसी के जैसे जैसे जब स्टॉक मार्केट क्या होता है कि ये आपको एक घटना होता है तो उस टाइप पे इमीडिएटली रिएक्ट करता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो स्टेबलाइज हो जाता है और फिर से वो चलना स्टार्ट हो जाता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन उस पर हम लोग क्या करना है नहीं है वो डिटेल्स में हम लोग ऑब्वियसली बात करेंगे। उसके बाद आता है कि जो नेक्स्ट बड़ा पॉइंट है वो रूपी का इसके साथ क्या कनेक्शन है। देखिए, आपको शायद कुछ महीने में देखने को मिला है कि रूपी डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। अभी 94 रुपीज़ पर डॉलर आ चुका है। तो इसका मतलब तो ये है कि हम लोग का इंडिया का जो रूपी का स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे गिर रहा है। इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो लोग बाहर से इंडिया में पैसा लगा रहा है तो उन लोगों को लगता है कि हम अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर आप $1 लगा के आप यहाँ पे इंडियन मनी में, अगर जहाँ पे जब 80 रुपीज़ था तो 80 रुपीज़ का सामान खरीद रहे थे, अगर अभी वही $1 लगा के आपको 90 रुपीज़ का सामान मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जहाँ से लगा रहे हो वहाँ पे आपका कोई डिफरेंस हो नहीं रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ आप 80 रुपीज़ में खरीदे थे वो मार्केट 90 रुपीज़ हो गया है, उसका प्राइस 90 रुपीज़ हो गया है। लेकिन आपके जो आप डॉलर में पैसा लगाए थे तो उस डॉलर का पैसा बढ़ा नहीं है। तो इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एफ आई आई जो है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, वहाँ पे एक बड़ा सा इफेक्ट होने वाला है। और एक बात है कि इंडिया के जो ऑयल कंजम्पशन है उसका 85% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग डॉलर में खरीदारी करते हैं। डॉलर जब महंगा होने वाला है तो इंडियन पैसे में उसको ज़्यादा पैसा देकर हम लोग को खरीदना पड़ेगा। तो ऑयल का प्राइस इंडिया में बढ़ने का एक हाई चांसेस है। अभी क्या है कि इंडिया का जो भी कुछ आपको पता है कि रिसेंटली कुछ स्टेट्स में इलेक्शन का काम चल रहा है, इलेक्शन वगैरह चल रहा है। तो जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा शायद गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगा नहीं कि कोई किसी तरीके का क्रूड ऑयल का जो भी पेट्रोल डीजल का प्राइस है उस पे या गैस का प्राइस है कुछ बढ़े। लेकिन जो सिचुएशन अभी हो रहा है, क्योंकि पहले एस्टिमेट किया गया था कि हम लोग के पास कुछ महीने का ऑयल तो बचा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग काम चला सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वॉर लंबा चले और हम लोग को इम्पोर्ट एकदम ही बंद हो जाए, या क्योंकि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम बहुत सारे ऑयल लेकर आते हैं, एक बड़ा सा क्वांटिटी का ऑयल हम लोग इस रूट से इंपोर्ट करते हैं, अगर उस जगह पे ब्लॉकेड है तो हम लोग को दूसरा कंट्री से खरीदना पड़ेगा। और इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि कोई नया कंट्री से आप जब बात करने जाएंगे उसका भी कैपेसिटी होता है, वो कितना दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसका प्राइस क्या है, वहाँ पे नेगोशिएशन वगैरह होता है, कितना टाइम के लिए आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा ठीक है मेरा बाजू वाला दुकान बंद है तो मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम आज के लिए दे दो, मैं कल परसों फिर से मैं बाजू वालों के पास चला जाऊंगा। तो आपका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का बात स्टार्ट होता है इस टाइप का बड़े डील में। तो वो टाइम लगता है, एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। दूसरा कंट्री से भी हम लोग बात करें तो उसका भी एक ट्रांसपोर्ट चैनल बनाना पड़ता है। तो ये जो रीज़न है ये एक बड़ा रीज़न बन सकता है ऑयल प्राइस इंक्रीज होने का। अब क्या है कि देखिए कि अब जब ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है इंडिया में जो इमीडिएटली इफेक्ट होने वाले हैं। और अगर मैं उसके साथ भी आपको बात करूंगा कि कौन कौन सा सेक्टर इसमें ज़्यादा फायदे हो सकता है या कौन सा सेक्टर ज़्यादा डूबने का हाई चांसेस है और कौन सा थोड़ा बहुत स्टेबल रहने वाला है। दूसरा जो चीज़ हम लोग अभी पहले बात कर लेते हैं वो है कि आपके ऊपर डायरेक्ट इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। देखिए, ऑयल या इस टाइप का ऑयल का जो प्रोडक्ट है, गैस का प्रोडक्ट है, ये हम लोग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? आप जो चीज़ खरीद रहे हो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ रहा है, वो बाई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गाड़ी के थ्रू वो आ रहा है। और हो सकता है कि वो वेसल के थ्रू आए या वो कोई भी बाई रोड कोई ट्रक में आए, तो उसके लिए ऑयल लगता है। डीजल हो या पेट्रोल हो जो भी हो उसके थ्रू आता है। अगर ऑयल या डीजल का प्राइस बढ़ जाए तो उस चीज़ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस व्हीकल में,
वो हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्यों ऑयल प्राइस बढ़ने पर कोई, तो हम लोगों का तो सबको पता ही है कि एक मीम आया था कि तेल तो हम लोग खाते नहीं है, तेल हम लोग उतना डीजल हम लोगों को हर दिन लगता नहीं है, तो हम लोग, मेरा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ का दाम बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये हर चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है। और एक चीज़ है कि जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ वो है कि एक आ, आपका जो ईएमआई है, अगर कोई ईएमआई आपका चल रहा है तो वहाँ पे एक हाई चांसेस है कि ईएमआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता रहेगा तो इंडिया में पैसा अगर बाहर से ज़्यादा नहीं आएगा तो बैंक का जो भी कैपेसिटी है वो हो सकता है कि वो पैसे को फिर से रीग्रो करने के लिए वो ईएमआई को बढ़ाए। और आरबीआई का ऑब्वियसली वो डिसीजन लेना पड़ेगा और वो हर एक बैंक मानेगा। लेकिन बात क्या है कि बैंक के पास से भी एक पुश आता है, क्योंकि जब उसका इनफ्लोज बंद हो जाता है तो आउटफ्लोज को बढ़ाने के लिए, और कोई इनफ्लोज दूसरा ऑपोजिट इनफ्लोज अगर आपको चाहिए तो लोन के थ्रू ही आपको आ सकता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसके भरपाई करने का कोशिश हो सकता है। अभी तक इमीडिएटली कोई मैसेज आया नहीं है, शायद ये भी डिले हो रहा है आपके ये इलेक्शन वगैरह के वजह से, क्योंकि 5-6 स्टेट में इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, तो शायद उसके बाद एक हाई चांसेस है कि ईएमआई का रेट बढ़ सकता है। अगर इस टाइप का ईएमआई का रेट बढ़ा तो ऑब्वियसली हर एक इंसान जो इस कोई भी इंटरेस्ट ले चुका है या उसके ऊपर इफेक्ट, अगर वो फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट है तो वो बढ़ने का हाई चांसेस है, जैसे कि मेनली अबाउट होम लोन्स एंड ऑल। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेक्टर वाइज अभी बात करें कि कौन कौन सा सेक्टर में कैसे इफेक्ट होने वाला है, तो देखिए पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये जो पेंट सेक्टर है, जहाँ पे एक बड़ा सा मतलब मेन जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वो पेट्रोकेमिकल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो वाले सेक्टर पे अगर पेट्रोकेमिकल आइटम्स का प्राइस बढ़ गया तो पेंट का प्राइस बढ़ने का हाई चांसेस होता है। और अगर पेंट का प्राइस बढ़ के जाता है तो जो कंज्यूमर है वो कम खरीदता है। तो उस टाइम पे उस सेक्टर में एक बड़ा सा घाटा होने का चांसेस दिख रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट वाइज, मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर एक सेक्टर के बारे में बात करें तो एक सेक्टर जो पेंट का सेक्टर, एक ऑब्वियसली एक बड़ा सा इफेक्ट होने वाला है। दूसरा जो सेक्टर मुझे दिख रहा है वो है एविएशन सेक्टर, क्योंकि एविएशन में मेनली उसका जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है ऑयल का। और आपको पता है कि एविएशन का जितना भी फ्लाइज वगैरह में ऑयल यूज़ होता है वो नॉर्मल हम लोगों का जो ऑयल है उससे ज़्यादा महंगा है। तो वो वाला ऑयल अगर आपको ज़्यादा पैसे से खरीदना पड़ेगा तो ज़्यादा आपको टिकट का प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगा। अगर टिकट का प्राइसेस बढ़ेगा तो हो सकता है कि बहुत लोग का अगर इमरजेंसी ना हो या कोई दूसरा ऑप्शन उनको ढूंढना पड़ेगा कि फ्लाइट के बदले कोई दूसरा ऑप्शन से चले जाए। अदरवाइज आपको ट्रिप कैंसिल करके भी, क्योंकि आपका अगर बजट के बाहर चला जा रहा है, अगर आपको घूमने वगैरह का प्लान है तो शायद बहुत लोग ट्रिप कैंसिल भी कर सकता है। और अगर कहीं पे जाना है शायद एक्स्ट्रा पैसा देने के ना देकर कोई दूसरा ऑप्शन चूज करे, ट्रेन में चला जाए, तो एविएशन सेक्टर में एक बड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी हो रहा है और आगे भी होने का एक हाई चांसेस है अगर वॉर लंबा टाइम से कंटिन्यू हुआ। और उसके साथ है कि एज बिकॉज कुछ एरिया में वॉर चल रहा है तो गल्फ कंट्रीज का जितना भी एविएशन इंडिया से ट्रांसपोर्ट, इंडिया का जो एविएशन कंपनीज गल्फ कंट्रीज में ट्रैवल करता है, वहाँ पे भी एक पैसेंजर का शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि लोग जाना नहीं चाह रहा है इन सिचुएशन पे, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए या। और लेकिन अगर उसको फ्लाइट कंटिन्यू करना है, आपको 2 लोगों के लिए भी जितना फ्यूल लगेगा और पूरा भरा हुआ फ्लाइट है तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि ड्यू टू दैट वेटेज। लेकिन मैक्सिमम चीज़ तो आपको खर्चा उठाना ही पड़ेगा और उसके साथ ऑपरेशन खर्चा वगैरह सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, हो रहा है ऑलरेडी। ये 2 सेक्टर तो मुझे इमीडिएटली दिख रहा है कि ऑलरेडी पिटा हुआ है और भी पिटने वाला है। एक्चुअली पूरा मार्केट ही पिटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर, लेकिन इन 2 सेक्टर में ज़्यादा इफेक्ट ऑब्वियसली दिख रहा है। उसके साथ और एक है ऑटो सेक्टर, क्योंकि जब ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है और ईएमआई बढ़ रहा है, बढ़ने का हाई चांसेस है और लोगों को
बहुत जगह पे ऐसे जॉब लॉसेस भी हो रहा है और इस टाइप का सिचुएशन है, तो लोगों के मन में एक डर लगा हुआ है। तो मेनली जो कमर्शियल व्हीकल्स होता है वहाँ पे एक शॉर्टेज, या आप बोल सकते हो कि लोगों को खरीदने का जो क्वांटिटी होता है वो कम होते हुए दिख रहा है, और आगे भी शायद एक कम हो सकता है। तो इस टाइप का सिचुएशन पे जब इसका आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस टाइप का अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो इस जो सेक्टर्स है इसको थोड़ा अभी के लिए अवॉइड करके चलो। अगर आपके विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, आप सोच रहे हो कि ठीक है चलो 10 साल के लिए मेरे पास स्टॉक पड़ा रहा है, देयर इज़ नो इशू, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप इस टाइप का स्टॉक्स खरीद सकते हो, लेकिन कंपनी अगर बंद ना हो जाए तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी पिटा हुआ है। लेकिन जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा तो यही आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि अभी लो पी में ये आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ले सकते हो। अगर हम लोग विनर का बात करें कि इस सिचुएशन पे मेन विनर्स कौन है, एक तो है कि फार्मा, क्योंकि फार्मा एज बिकॉज देखो डॉलर के हिसाब से इंडिया में अगर रुपीस का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जितना भी आप एक्सपोर्ट करोगे, मेनली द एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा कमाने का चांसेस होता है, क्योंकि आप तो डॉलर में पैसा ले रहे हो ना, तो आप जब डॉलर को इंडियन मनी में कन्वर्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाता है। तो फार्मा में हम लोग इंडिया से बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब भी हम लोग फार्मा मेडिसिन वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पैसा लेते हैं और उसको इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे, तो एज बिकॉज डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो ये बढ़ने का चांसेस है। तो ये तो एक सेक्टर हुआ कि जो मुझे लग रहा है कि इन रिसेंट फ्यूचर ऑब्वियसली देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ। दूसरा है जो स्टेबल और हाई चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, जो डिफेंस स्टॉक्स है, क्योंकि इस सिचुएशन पे जो अभी माहौल चल रहा है पता नहीं वो कौन सा साइड पे जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, नहीं हो यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन हर इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहेगा कि उसका जो भी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है वो ग्रोथ ठीक से हो, क्योंकि उसका जो इन्वेंटरी है, हम लोग का इंडियन इन्वेंटरी, उसको भी फिलअप करना है, और उसके साथ जहाँ जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पे भी हर एक कंट्री अभी चाह रहा है कि डिफेंस को बजट को बढ़ा के स्टॉक्स को रिफिल करे। तो ये एक सेक्टर है जो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाने का हाई चांस है। और थर्ड सेक्टर में जो वो बात करने वाला हूँ, ऑयल एंड गैस। तो आपको पता है कि ऑयल एंड गैस एक ऐसा चीज़ है जो वो बंद होने होने नहीं वाला है। तो प्राइस का चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो चीज़ का प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन लोगों को पास कुछ ऑप्शन है नहीं कि इसको छोड़ के मैं क्या लूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खाना नहीं बंद कर सकते, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। अगर आपको खाना खरीदना है तो आपको बाजार जाना पड़ेगा, और बाजार में जो चीज़ आ रहा है वो आ रहा है बाई ट्रांसपोर्ट। तो ये आप समझ गए हैं कि आपको क्या कौन कौन सा सेक्टर है जो पॉजिटिव में जाने का चांस है, नेगेटिव में जाने का चांस है। अब हम लोग बात करेंगे कि मेनली जो स्टेबल कौन सा वाला सेक्टर है अभी के लिए। तो जैसे कि एक है बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्वियसली ईएमआई का रेट बढ़ेगा तो लोग कम ईएमआई लेगा, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है कि ज़्यादा उतना नीचे की तरफ आने का चांसेस बहुत कम है बाकी सेक्टर के मुकाबले। तो बैंक वगैरह में आप लॉन्ग टर्म के लिए विजिबिलिटी लेकर ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप स्टॉक में डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, या अगर आप सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, जो बैंक निफ्टी है वो आपके लिए सही हो सकता है। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हो और एक सेक्टर के बारे में, दैट इज़ द आईटी सेक्टर। तो आपको पता है कि लास्ट कुछ महीनों में या कुछ एक साल में आईटी सेक्टर में एक भारी गिरावट देखने को मिला है। ऑब्वियसली रीज़न बताया जा रहा है कि आईटी जो है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन बात यह है कि देखो इंडियन मार्केट में हम लोग मतलब लोग बोल रहे हैं कि हम एआई रेस पे पीछे चला गए। लेकिन बात क्या है कि हम लोग जब आईटी कंपनी का बात करते हैं, हम लोग पहले का भी जो आईटी सेक्टर था वो एक्चुअल जो इन्वेंशन है वहाँ पे बहुत ही कम था। हम लोग मेनली सर्विसेज में बिलीव करते हैं। जितना भी इंडियन बड़े कंपनीज है, टीसीएस, एचसीएल, तो ये सभी कंपनीज, और अगर ग्लोबल में
एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इसका भी बात करें, इंडिया में एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सभी कंपनी मेनली सर्विसेज कंपनी है। ये दूसरे कंपनीज को अलग अलग सेक्टर में, फाइनेंशियल हो सकता है, एविएशन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस कंपनीज को सर्विस देता है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाता है। तो ये वाला सेक्टर अभी भी कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन आया नहीं है जिसके थ्रू ये इसको फिलअप कर जाए। हाँ, मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे एआई बहुत जल्दी काम कर दे रहा है, तो आपको जो काम करने के लिए 6 महीने टाइम लग रहा था, उसको अभी एक्सपेक्टेशन हो गया है कि बाय यूजिंग द एआई वो आपको 1 महीने में करके देना पड़ेगा। हाँ, नया प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग आ रहा था वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो सर्विसेज अभी भी है, बाकी उसका सपोर्ट वगैरह वो अभी भी चल रहा है। दूसरा, अभी इमीडिएट एआई डायरेक्टली उसको रिप्लेस करेगा ये मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ, कोई अपॉर्चुनिटी आईटी कंपनीज लूज नहीं कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ग्रैब द न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ओए से कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, ये लोग ढूंढ रहा है। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत अभी के लिए बहुत अनस्टेबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर लॉन्ग टर्म में अगर आप पकड़ के चलो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर खत्म हो गया, मुझे लगता नहीं है। इतना बड़े 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 कंपनीज है, आईटी के अलावा कोई चलने वाला है नहीं। एआई आप लगा दिए, एक सॉफ्टवेयर बना दिए, एआई सब कुछ हैंडल कर लेगा, ये होने वाला। अभी तक तो एआई सब कुछ अगर करेगा तो बिजनेस भी एआई चलाएगा, सीईओ भी एआई बनने वाला है, तो ये तो होने वाला है नहीं। तो काम चलता रहेगा, कम से कम ओए में ही चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो दूसरे तरीके से एआई इसी आईटी कंपनी, आईटी सर्विसेज कंपनीज को हेल्प करेगा, जिसके थ्रू ए ऊपर की तरफ जरूर आएगा। तो ये था आज के लिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जुड़े रहने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कमेंट ऐड करके ज़रूर जाना। थैंक यू, बाय बाय।